Welcome back, students. Today we are going to learn about the most interesting concept of capacitors, and that is कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी एरिया ऑफ द प्लेट्स A है, कुछ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है, उसके बीच में हम एक ये येलो वाली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले आए हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक इंसुलेटिंग स्लैब में भी एक वैक्स की शीट या एक पेपर की शीट, एक रबर की स्लाइस, कुछ ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले आए जिसका थिकनेस कुछ T है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। Then what happens to capacity? What happens to energy stored? What happens to potential difference between the plates of the capacitor? What happens to the electric field between the plates of the capacitor? ये सब बातें हम सीखने वाले हैं, राइट? तो अभी पिक्चर में देखो क्या नजर आ रहा है आपको। एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, राइट वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, हैविंग अ चार्ज माइनस क्यू नॉट, और इधर प्लस क्यू नॉट। और अब हमने इसमें एक स्लैब डाल दी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, एक इंसुलेटिंग स्लैब डाल दी। इंसुलेटिंग स्लैब के आने से व्हाट हैपेंस इज दैट इस स्लैब के ऊपर इंड्यूस्ड चार्जेस बन जाते हैं। लेट अस से प्लस के सामने माइनस आते हैं, माइनस क्यू आई, एंड माइनस वाली प्लेट के सामने पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, प्लस क्यू आई स्टैंड्स फॉर इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस का मतलब होता है टू बी प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ब्लू वाले वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्जेस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट चार्जेस। और ये इंड्यूस्ड चार्जेस जो पैदा हुए हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, ये जो चार्जेस हैं इनकी डायरेक्शन भी प्लस से माइनस होती है। तो ये रेड वेक्टर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं क्यू आई वेक्टर। और हम देख सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमारी सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वेक्टर, उसके ऑपोजिट है। इन सब चीज़ों का क्या असर होगा, कितनी स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस, पहले ये बातों को समझना ज़रूरी है। और हम एक सिमुलेशन भी देखेंगे जो आपके इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सेटअप कर देगी। तो आइए पहले थोड़ा सा एक बार थ्योरी देखते हैं। हमने क्या कहा, इंड्यूस चार्जेस कितने बनते हैं और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में हमारे पास एक एक्सटर्नल चार्जेस हैं क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, और एक हमने स्लाइस डाल दिया है यहाँ पर। ओके, जैसा पहला डायग्राम था वैसा ही है। अब पहला कॉन्सेप्ट जो आपके लिए आ रहा है वो ये है दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू आई, इनकी पॉपुलेशन जो होती है वो क्यू नॉट बाई के टाइम्स होती है, where K is the dielectric constant. K टाइम्स कम होते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्जेस। तो अगर पेपर है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो किसी का 5 है, तो इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी 1/5 टाइम्स क्यू नॉट। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कितनी हो जाएगी, जो अंदर वाली है ऑपोजिट डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ब्लैक वेक्टर्स तो क्यू नॉट ई नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, जब हमने आपके साथ किया था गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, तो उसका फॉर्मूला वहां पे आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख सकते हैं ई नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट, and therefore EI should also be directly proportional to QI, but QI तो Q naught by K है। So therefore we find that electric field due to the induced charges is also K times less. Okay, so we are now going to look at a simulation to understand ये सब कैसे दिखता है। Okay, so let's go to a FET simulation. Thankful to FET for such a beautiful opportunity that has provided to the world. Now here हमारे पास यहाँ पर देखिए, पहले हम थोड़ा समझते हैं हमारे घर में क्या क्या है।
हमारे पास एक कैपेसिटर है, ऊपर उसकी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लैक वेक्टर्स। ओके, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने का एक मीटर है, तो मैंने इस मीटर को इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाल दिया। इट टेल्स मी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 109 वोल्ट पर मीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ब्लैक ग्रे वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये अंदर कोई कैपेसिटर, अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक तो है नहीं, डाइलेक्ट्रिक तो बाहर है अभी, और डाइलेक्ट्रिक को भी देखोगे तो इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है, दिस इज न्यूट्रल। अभी इस समय द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज 0.19 into 10 raised to minus 12 farad, that means 0.19 pico farads। प्लेट्स पे कुछ चार्ज है, ये रेड वाला लेवल दिखाता है, कुछ एनर्जी भी स्टोर्ड है इसके अंदर, येलो वाला बार। अब देखते हैं कि हम इस प्लेट को इंसर्ट करेंगे तो क्या होता है। जरा केयरफुली इस प्लेट को देखना, व्हाट हैपन्स, एंड फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखेंगे कि क्या हुआ। ओके, लेट मी टेक इट आउट। तो इंसर्ट करता हूँ इसको, तो आप जरा प्लेट्स को देखो, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर को मैं ले जा रहा हूँ, तो आप पहली बार देखिए आधा ही एंटर किया है, तो कैपेसिटर वाली साइड में चार्ज जो है वो ज़्यादा इकट्ठा होना पसंद करते हैं, somehow they like to be here। why? let us see then। first let me insert it properly here। now properly inserted। अब आप देखो इलेक्ट्रिक लाइंस जो ब्लैक लाइंस हैं उनकी पॉपुलेशन पहले कितनी थी, अब कितनी है, पहले कितनी थी, इतनी सारी। आहिस्ता आहिस्ता एंटर करता जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की कमज़ोर होती जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती जा रही है। और यहाँ पे ग्रीन बार को देखना, ये बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। इट हैज़ इंक्रीज टू 0.93 पिकोफैरेड फ्रॉम, पहले कितनी थी, पहले थी 0.19, अब हो गई 0.93 पिकोफैरेड। चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बैटरी तो जुड़ी नहीं है, बैटरी तो बाहर है, चार्ज ना आया है ना गया है, चार्ज उतना ही रहा है, लेकिन स्टोर्ड एनर्जी कम हो गई है, कम एनर्जी स्टोर्ड है अब इसके अंदर। और जरा और ध्यान से देखने की बात है, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस नजर आ रहे हैं आपको, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या है, ये इंड्यूस चार्जेस हैं, किसके अंदर है ये तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर है। माइनस किस साइड है, ऊपर वाली तरफ, प्लस की तरफ, प्लस किधर है, नीचे माइनस वालों की तरफ। तो इंड्यूस चार्जेस की जो पोलैरिटी होती है वो हमने पिछले पिक्चर में भी देखा था, प्लस के सामने माइनस आते हैं और माइनस के सामने प्लस आते हैं, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में चेक कर रहा हूँ, अब नजर आ रही है मेरे को दो बातें। यहाँ देखिए, जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर के चार्जेस की पॉपुलेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी उतनी है, 109 वोल्ट पर मीटर। लेकिन एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है इन ब्लैक वेक्टर्स के, और वो येलो वाला वेक्टर है, उसकी वैल्यू आ रही है 87 वोल्ट पर मीटर। 87 इज लेस देन 109। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गई, रिजल्टेंट ये ग्रीन वाली हो गई, 109 माइनस 87, दैट इज 22 वोल्ट पर मीटर, राइट। सो ये 22 वोल्ट्स पर मीटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये रिजल्टेंट है। अभी तो ये देखो अंदर जो ब्लैक लाइंस हैं, अब उनकी पॉपुलेशन पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है। दीज आर रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। कैपेसिटी बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आने से, हम पहले पढ़ चुके हैं आपके साथ। बैटरी जुड़ी नहीं है इसलिए प्लेट के चार्जेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड जो है वो भी कम हो गई है, राइट। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट, अगर ये स्लैब पूरी मोटी ना होती, एक पतली स्लैब होती, राइट। दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर डे, capacitance of a capacitor with dielectric slab between its plates। So we know, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर हो जिसका एरिया ऑफ द प्लेट्स A हो और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ब्लू वाला ये D है, स्मॉल d है, then the capacity is given as C naught is equal to epsilon naught A by D। That's equation number 1।
the electric field between the plates, अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी दिखाया था, will be sigma naught. Sigma naught is the surface charge density on the external plates upon epsilon naught. That will be Q naught. Sigma क्या होता है? Charge per unit area. So Q naught by area upon epsilon naught. That's equation number 2. अभी हमने देखा है आपके साथ पिछले स्लाइड पे that एक स्लैब जब आ जाती है ऑफ थिकनेस T, तो उसके अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है. दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज गिवन एज माइनस ई नॉट वेक्टर बाय K. ये माइनस साइन तो सिर्फ बताता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट. ऑलराइट, दैट्स इक्वेशन नंबर 3. नाउ from the relation between electric field and potential gradient, we know that electric field is negative of potential gradient dV by dr. नेगेटिव साइन वापस डायरेक्शन ही तो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इट गोज फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन्स ऑफ लोअर पोटेंशियल. यही मतलब है नेगेटिव का. सो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, सो E विल बी इक्वल टू dV by dr. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dV will be equal to E into dr. That means the potential difference between 2 points is equal to the electric field between the 2 points into the distance between the 2 points. Right? This is the meaning of equation number 4. तो हम जब यहां से जाते हैं हायर से लोअर पे जा रहे हैं, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है ना कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, बिकॉज ये चार्ज कैपेसिटर है. तो हमारा कुछ पोटेंशियल जब हायर से लोअर जाएंगे तो हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे तो पोटेंशियल कुछ चेंज करेगा. तो कुछ लॉस होगा पोटेंशियल का इन द एयर पार्ट. ये जो वाइट वाइट पोर्शन है यहाँ पर अभी वैक्यूम फ्री स्पेस है, एयर है, और ये जो येलो स्पॉट है इसके अंदर हमारा डाइलेक्ट्रिक है. तो कुछ लॉस होगा हमारा एयर में और कुछ लॉस होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक में. जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ बनाया, एक स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल लिया हूँ कि हम लोग मान लीजिए एक स्टेयर के साथ एक स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड पे चढ़ जाते हैं. राइट, अब हम यहां से जब जंप करते हैं तो हम पानी के सरफेस पे थोड़ा रुक जाते हैं. जब पानी में जंप करते हैं तो हम तो पानी में थोड़ा सिंक करते हैं, वी गो डाउन इन द वाटर. सो यहां से जब वापस आते हैं तो हमारा कुछ गेन होता है पानी में ऊपर आने में. यहां तक गए थे ना पानी में, यहां से ऊपर आएंगे तो द पोटेंशियल गेन्ड इन वाटर इज VW. एंड फिर ये वापस सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल गेन्ड इन द एयर is VA. So total potential gained in going from bottom to top is voltage potential in water plus potential in air. Or what is the potential loss? That means the total loss would be equal to some loss of potential energy in coming from the top of the diving board to the surface of the water, and some loss in getting deep into the water. So that is the total loss, VA plus VW. Similarly, potential loss in the battery, in the capacitor, in going from the left plate to the right plate will be some loss will take place in the air part and some loss will take place in the dielectric part. That is what we have said. Total potential change is equal to potential change in the air plus potential change in the dielectric. ठीक है, point number 5 clear हुआ सबको? I've taken an example to make you understand as well. तो यहां पर देखिए पोटेंशियल इन एयर कितना है. फॉर्मूला हम ये फोर्थ यूज करेंगे. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इज E नॉट. मोटाई कितनी है एयर वाले पार्ट की? देखो टोटल थिकनेस है D, जिसमें से T स्मॉल t जगह किसने ले ली? डाइलेक्ट्रिक ने. तो हवा के लिए कितनी जगह बची? D माइनस T. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट हवा वाले पार्ट में और उसकी मोटाई है D माइनस T. सो दिस बिकम्स पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट इंटू D माइनस T प्लस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EI है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी मोटाई है T. ओके, व्हाट इज EI? EI हमने अभी पढ़ा था, इज E नॉट बाय K. सो मैं EI की जगह डाल लेता हूं E नॉट बाय K. E नॉट D नॉट दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं.
So get potential difference is equal to E naught into D minus T plus P by K. Let me call this equation number 6. Now if I use equation number 2, कहाँ पे हमारे पास ये E naught is equal to Q naught upon A epsilon naught. E naught की वैल्यू को मैं डाल दूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में, तो मेरे पास आएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू नॉट, ई नॉट की लिख रहा हूँ क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इनटू ये ब्रैकेट वाला टर्म पूरा का पूरा ऐसे कैसा रहा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू नॉट को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट d minus t plus t by k into v. That's equation number 7. अब आ जाओ आपकी beautiful equation. Q है आप very charming. So we have our equation Q naught is equal to very charming, V for voltage, C for the capacitance. So ये है Q naught is equal to capacitance of the slab capacitor, slab पतली slab आई है उसके अंदर, up into the potential difference V. कंपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को, Q नॉट की जगह Q नॉट है, V की जगह V है, तो ये जो ब्लू ब्रैकेट है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्लैब कैपेसिटर व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A होल डिवाइडेड बाय D minus T plus P by K. So this is the expression that is very important from the exam point of view as well. बहुत बार आता है एग्जाम में, derive the expression for the capacitance of a capacitor with a dielectric slab between the plates of the capacitor. Then we have to derive this particular relation. अब टीचर का काम खत्म नहीं हो जाना चाहिए सिर्फ डेरिवेशन करा के. I have to take you one step ahead to make you understand and remember this formula. So let's go to that. How to remember? So a capacitor बीच में thickness T, dielectric constant K, total thickness slab की D और area of the plates is A. अगर ये स्लैब नहीं होती तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A by D, राइट? क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 1 होता है. अब अगर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक आ जाए वो भी देखेंगे, लेकिन अभी तो हमने जो फॉर्मूला किया कि इसका ये होगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाय K. अब ये D माइनस T को आप इस तरह याद रखिए, D माइनस T डिवाइडेड बाय 1. तो हमने क्या कहा याद रखने का ढंग कि C नॉट में न्यूमरेटर क्या था एप्सिलॉन नॉट A, इसका न्यूमरेटर भी एप्सिलॉन नॉट A है, सिर्फ फर्क कहाँ पड़ा है डिनोमिनेटर पे. डिनोमिनेटर पे क्या फर्क पड़ गया है, डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सिर्फ D by 1, क्योंकि यहाँ पे पूरे D में एयर थी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है. अब क्या हो गया, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में D माइनस T स्पेस जो है, P कहाँ है, P तो ये येलो थिकनेस, तो D माइनस T में कौन है, एयर है, तो लिख दिया D माइनस T डिवाइडेड बाय 1 प्लस T थिकनेस में कौन है, K, तो प्लस T बाय K. ठीक है. अगर हमने पूरा भर दिया होता कैपेसिटर, पूरी की पूरी थिकनेस जैसे पिछले सिमुलेशन में थी, तो क्या होता, न्यूमरेटर तो एप्सिलॉन नॉट A रहता, डिनोमिनेटर क्या बन जाता, पूरी की पूरी थिकनेस D में कौन है, D बाय K. ये आ जाता, ऊपर चल जाता K, तो Cm would have been K times epsilon naught A by D. And what is epsilon naught A by D? That's C naught. So we can see the capacity of a capacitor with the medium between the plates of the capacitor is K times C naught, है ना, ये पहले भी पढ़ा है मैंने आपको. ये वही रिजल्ट आ गए, सारे रिजल्ट. तो बेसिकली हम अगर समझना चाहें तो बोलेंगे यार ये तो मेन फॉर्मूला है हमारा, इसमें से सारे फॉर्मूला निकल जाते हैं. अगर K नहीं है तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A by D, और अगर पूरा का पूरा K से भरा है तो K टाइम्स C नॉट बन जाएगा. और अगर एक स्लाइस है जैसा यहाँ है तो उसका फॉर्मूला क्या, न्यूमरेटर तो वही है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T स्पेस में देयर इज अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 दैट इज एयर, प्लस T थिकनेस में देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. राइट, समझ आया कैसे याद रहेगा. ओके, आइए अप्लाई करते हैं जो हमने सीखा टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट एंट्रेंस में और इवन बोर्ड में आपको देखने को मिल सकते हैं.
यहां पर एक क्वेश्चन है दैट हमारे पास एक कैपेसिटर है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d, एरिया ऑफ द प्लेट्स a। अब हमने एक स्लैब की जगह दो स्लैब्स डाल दी, एक T1 थिकनेस की डाली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और T2 थिकनेस की डाली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। So from here I can write directly, न्यूमरेटर तो वही आएगा ना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए। अब की बार हवा कितनी जगह में है, एयर है d माइनस T1 माइनस T2, तो मैं लिखूंगा d माइनस T1 माइनस T2 में कौन है, हवा, हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। T1 थिकनेस में कौन है, K1, T2 थिकनेस में कौन है, K2, सो प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, राइट, सही है। सो लेट्स लुक एट अ नंबर प्रॉब्लम। मान लीजिए हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तीन स्लैब्स हैं, K1 3 वैल्यू की, K2 4 की, K3 5 की, और तीनों ने बराबर बराबर जगह ले ली है। d/3 में 3 है, इस d/3 में 4 वाला है, इस d/3 में 5 वाला है। तो अब इसकी कैपेसिटेंस स्लैब कैपेसिटर की क्या होगी, तो विल से दैट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, न्यूमरेटर तो वही रहेगा। फिर बोलेंगे d/3 में कौन है, K1, प्लस d/3 में कौन है, K2, प्लस अगले d/3 में कौन है, K3। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, d/3 है ना, तो ऊपर चल जाएगा 3, आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए d इंटू K1 क्या है 3, सो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, सो 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इधर रखो। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, वो तो 60 आता है 3, 4 और 5 का, एंड एलसीएम लिया तो वो आ गया हमारे पास, वी गेट 47/60, और 60 ऊपर जाएगा तो 63 ज़ा 180, 180 by 47 epsilon naught a by d, so that is the answer to the question। इस क्वेश्चन का what is the capacity, answer is 180 by 47 epsilon naught a by d। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस नीट में आ जाएं, आपके पास जेई मेंस में आ जाएं, तो अब आपको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली डू सच क्वेश्चंस इन लेस देन 1 मिनट, राइट बच्चों। तो अब एक और स्टाइल भी तो हो सकता है कि हमको कैपेसिटर्स जो हैं, जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं, वो ऐसे वर्टिकली नहीं हो, वो ऐसा हो, हॉरिजॉन्टली हो। ऊपर वाले आधे में K1 भरा है, नीचे वाले आधे में K2 भरा है। तो ये केस तो वैसा नहीं है पहले जैसा। इसमें आधे एरिया में K1, आधे एरिया में K2। तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि मैं इस कैपेसिटर को बीच में से काट सकता हूँ। काटूंगा तो ऐसा बन जाएगा, दो कैपेसिटर्स बन जाएंगे, इन अ वे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, है ना। यहाँ से एक तार मान लो इधर गई, एक तार यहाँ गई, तो यही तो बन गया कट के। अब क्या है कि ऊपर वाला कैपेसिटर का एरिया ऑफ द प्लेट्स आधा हो गया है, a/2, थिकनेस अभी भी d रही है। नीचे वाले कैपेसिटर का भी एरिया a/2 हो गया, थिकनेस अभी भी d है। ऊपर भरा है K1, नीचे भरा है K2। ऊपर की कैपेसिटी होगी कुछ C1, नीचे की कैपेसिटी होगी C2। अब ये कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, तो Cp विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट्स एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो C1 क्या हो जाएगा, C1 क्योंकि मीडियम वाला है ना, मीडियम वाला का क्या फॉर्मूला होता है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाय d। सो K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a कितना है, a/2 बाय d। दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है, a/2 बाय d। सो आई कैन सी एप्सिलॉन नॉट a बाय d तो सब में कॉमन है, तो 2d कॉमन है, तो एप्सिलॉन नॉट a/2d कॉमन ले लेता हूं बाहर, इंटू K1 प्लस K2, और 2 को भी अंदर ले जाऊं तो आई गेट एप्सिलॉन नॉट a बाय d इंटू K1 प्लस K2 बाय 2। व्हाट इज K1 प्लस K2 बाय 2, इट इज द मीन वैल्यू ऑफ K, राइट, तो मीन वैल्यू ऑफ K हो गया ये। ऑलराइट, सो इस तरह से हम जो है
कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, एरिया कटा हो या स्लाइस कटे हो, वी कैन इजिली डू क्वेश्चन लाइक दिस। सो अगर हम एक और बात बताते हैं दैट अगर एक मेटल स्लैब आ जाए इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑफ थिकनेस T, तो क्या होगा? मेटल स्लैब में क्या लिखेंगे? मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बच्चों? इन्फिनाइट। सो फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। अब D माइनस टी में है एयर और T में है K, यही होता है हमारा फॉर्मूला। बट K कितना है? इनफाइनाइट। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो, ये वाला फैक्टर तो जीरो हो गया। तो नई कैपेसिटी कितनी आ गई इसकी? C डैश विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी। डिनोमिनेटर कम हो गया है इसलिए कैपेसिटी बढ़ गई है, राइट। तो इन अ वे मेटल स्लैब के आने से उसने उसकी इफेक्टिव डिस्टेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को उतना T थिकनेस कम कर दिया है, राइट। सो that is it for today, students. If you like the simulation and this lesson, and I can assure you that this is one of the best lessons on this topic, even on YouTube. So leave a like. Like आप नहीं छोड़ते हैं. I don't think you're liking. It's very hurting. Please like the video and also subscribe, because I may not be always be able to inform you when I upload a new video. So you'll get intimations. If you don't like to get intimations, you can cross the intimation part, but you'll still have an access to my other resources which only subscribers have. You should subscribe and see what all other benefits are there. The channel is Physics Made super easy. Subscribe, like, share. Like I am sharing my knowledge with the entire world, because sharing is loving. Loving your subject, loving your friends, loving your society. This is Manish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur, signing off from you today. Bye-bye.